अपने प्लान के मुताबिक माल्या ने सरकारी खजाने में सेंध लगाने की सोची, पर यह इतना आसान नहीं था। पर माल्या के लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। उसने सरकारी बैंकों के अफसरों पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उनको लाखों करोड़ों की रिश्वत खिलाई और बिजनेस में से अच्छा खासा प्रॉफिट देने का लालच दिया। अब दाना भी डल चुका था और मछलियां भी जाल में फंसने को आतुर थी। उसने नेताओं और बैंक अधिकारियों की मदद से एसबीआई सहित भारत की तमाम बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। उसने उस हर जगह पैसे खिलाए जहां उसे अपना काम करवाना था, क्योंकि आलीशान जिंदगी को बनाए रखने और किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने का अब उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अपने प्लान के तहत विजय माल्या ने सबसे पहले अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को डूबने से बचाने के नाम पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 1600 करोड़ रुपए का लोन पास करवाया और फिर एक एक कर बाकी बैंकों को टारगेट किया, जिसमें आईडीबीआई बैंक से 800 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 800 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ रुपए, इसके सहित भारत की 17 बैंकों से टोटल 9000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लोन की उगाही कर डाली। मतलब उसके पास अब भारतीय टैक्स पेयर्स का अथाह पैसा आ चुका था। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो बैंक नामक कार को मस्त डेंट लगने वाला था। इसी तरह उसने कई बड़ी बैंकों से भी कुछ लोन लिया। उसने बड़ी ही चतुराई से अपनी बिकी हुई प्रॉपर्टीज के फर्जी कागज बनवाए और बिजनेसेस के ऑफिशियल डेटा को भी पूरी तरह बदल दिया। उसने उन कंपनीज को भी लॉस में दिखाया जो कि उस समय प्रॉफिट में थी, जिससे उसे लोन मिल सके। उधार की लक्ष्मी जी का आगमन तो हुआ, लेकिन बरकत नहीं हुई। होती भी कैसे? साहब तो कर्जे में गले तक डूबे हुए थे। अगर उसकी निजी संपत्ति को छोड़ दिया जाए तो लिकर किंग के पास घाटों को कवर करने के लिए बिजनेस करने लायक भी पैसा नहीं था। अब तो एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी निजी प्रॉपर्टी, विला आदि को बेच दे। अंतिम सत्य तो ये था कि किंगफिशर एयरलाइंस अपनी लग्जरी फ्लाइट्स के चलते कभी फायदे में आई ही नहीं। शुरुआत के 1 साल बस किंगफिशर एयरलाइंस की शानो शौकत का खर्चा निकला होगा। बाकी उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस हमेशा घाटे में सजती रही। माल्या ने ये चीजें काफी छिपाने की कोशिश की ताकि उसकी रसूखियत कायम रहे। वही माल्या के दूसरे बिजनेस जैसे टेलीफोन, स्विच बोर्ड और फैक्स मशीन, पिज्जा, कोला, पेंट इंजीनियरिंग, होटल और रिजॉर्ट आदि में खूब पैसा बरस रहा था, पर वो इसमें बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा था और नतीजन वो भी मुंह की खाने लगे। विजय माल्या का सारा ध्यान अब किंगफिशर एयरलाइंस और आईपीएल पर था। उसने 1 साल के भीतर ही किंगफिशर एयरलाइंस, आईपीएल और कुछ बाकी बिजनेसेस में बहुत पैसा लगा दिया था, जिससे उस पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ गया। वो इतना महत्वाकांक्षी था कि हर 6 महीने में एक के बाद एक बिजनेस खोल रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा और पैसों की भूख को इस बात से ही समझा जा सकता है कि एक बार उसने निजी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि मैं जानता हूं कि मेरी छवि बिगड़ल बच्चे की है, लेकिन 20 साल के भीतर मैं अपने किस्मत के बादशाह के रूप में जाना चाहूंगा। और उसने ये किया भी। माल्या ने 2007 तक अपने पिता के मामूली से कारोबार को 2.1 अरब डॉलर नेटवर्थ के एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया था और साल 2008 में दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल हो गया। पर इस दिखावे के चक्कर में वो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था, क्योंकि वो जितना कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा उड़ा रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस के घाटे में आने की वजह से उसका ये साम्राज्य जड़ से हिल गया। 2008 के अंत में ये हालात हो गए कि किंगफिशर के पास अब बैंक को वो पैसे भी देने के लिए नहीं थे जो कि उसने शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना के लिए लिए थे। बाकी जो लोन लिया उसकी तो बात ही अलग थी। भारत की तमाम बैंकों का कर्जा उसके ऊपर था। अभी वो किंगफिशर एयरलाइंस की भी घाटे को कवर नहीं कर पाया था कि उसे बैंकों से नोटिस आना शुरू हो गए थे। पर माल्या तो माल्या था। अभी भी वो किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने का दमखम रखता था। वो बात अलग है कि भले ही किंगफिशर एयरलाइंस माल्या को खून के आंसू रुला रही थी। माल्या की रईसी के कारण उसका नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। इसी रसूख को बढ़ाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी माल्या ने कुछ ऐतिहासिक कलाकृतियों को जरूरत से ज्यादा महंगे दामों पर खरीद कर भारत में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अगर माल्या के एक्शंस को देखा जाए तो एक बात तो साबित होती है,
माल्या और उसके दिमाग को सिर्फ माल्या ही समझ सकता है, और इसी का एक अंदाज 2004 की एक घटना से लगाया जा सकता है। माल्या ने साल 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार को एक ऑक्शन में बेस प्राइस से 10 गुना अधिक बोली लगाकर 1,75,000 पाउंड में खरीद लिया, और बाद में उसने 2009 में $18 लाख में महात्मा गांधी की चप्पल और चश्मा भी खरीदा। जहां दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, वहीं माल्या के विला में जश्न चल रहा था। होता भी क्यों ना, माल्या दिसंबर में अपने जन्मदिन पर हर साल शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, और उस समय भारत में होने वाली पार्टीज में माल्या की पार्टी सबसे हॉट एंड हैपनिंग होती थी। उसके जन्मदिन पर होने वाली पार्टी या तो उसके शानदार जहाज द इंडियन एक्सप्रेस में रखी जाती थी, जो कि उसका पर्सनल जहाज था, या फिर गोवा के शानदार किंगफिशर विला में, जहां मेहमानों को भी निजी जेट विमान से लाया जाता था। इस पार्टी में नेता, क्रिकेटर और बड़े सितारे मौजूद रहते थे। अखबारों में कई दिनों तक उसकी पार्टीज की खबरें छपती थी। उसके बुरे दिनों के बावजूद माल्या उस समय बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा था। माल्या के इसी शानो शौकत के चलते उसके करीबियों ने उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग दे दिया। ये सुनकर लिकर किंग अक्सर मुस्कुरा दिया करता था, पर वो खुद डॉक्टर माल्या कहलाना पसंद करता था। डॉक्टर तो इसलिए क्योंकि उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका के एक संस्थान से ऑनलाइन डॉक्टरेट हासिल की थी। ये एक ऐसा संस्थान था जो ऑनलाइन डॉक्टरेट ही देता था। इसको ऐसा कहें कि जो वो चाहता था उसके पास सब होता था, तो गलत नहीं होगा। माल्या को स्पोर्ट्स लवर भी कहा जाता था। चाहे क्रिकेट हो या बैडमिंटन या कार रेसिंग, वो हर खेल में बहुत रुचि रखता था, और इसी शौक के कारण पहले से ही बेहिसाब घाटे में चल रहे विजय माल्या ने 2007 में फॉर्मूला 1 यानी कि F1 रेसिंग में कदम रखा और फोर्स इंडिया नामक टीम लॉन्च कर डाली। माल्या के इस मूव पर एक शायर की 2 लाइनें बहुत सूट करती है। कच्ची मिट्टी का तेरा मकान है शायर, तू तो बारिशों से इश्क ना कर। लिकर किंग ने एक विदेशी बिजनेसमैन मिशेल मोल, जो कि नीदरलैंड से थे, इनके नेतृत्व में स्पाइकार F1 टीम को 88 मिलियन यूरोज में खरीद लिया। बाद में सहारा ग्रुप ने फोर्स इंडिया में 42.6% हिस्सेदारी खरीद ली, और इसका पूरा नाम सहारा फोर्स इंडिया हो गया। वहीं IPL में उसकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि RCB पर जमकर पैसा बरस रहा था। उसकी क्रिकेट टीम भी बहुत लग्जरी थी। उसका स्टारडम ये था कि जब उसकी टीम का कोई मैच होता था तो प्रमोशन के लिए वहां कैटरीना, दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हीरोइनें और टॉप मॉडल्स मौजूद रहती थी। होती भी क्यों ना, ये सब किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा थी, और माल्या के किसी भी महत्वपूर्ण इवेंट में इनकी प्रेजेंस तो बनती थी। RCB को अपने मैचेस से ज्यादा इस ग्लैमर के लिए लाइमलाइट मिलती थी। लोग मैच देखने के लिए टिकट खरीदें या ना खरीदें, पर इन खूबसूरत हसीनाओं को देखने के लिए टिकट जरूर खरीदते थे, और यही माल्या चाहता था। उसकी तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ही थी जो उसे सबसे ज्यादा चकाचौंध में रखती थी, और सबसे अलग भी। लेकिन एक कहावत है ना कि जब वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। ऐसा ही कुछ माल्या के साथ होने लगा था। एक समय आ गया कि देश का हर संस्थान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ने लगा, फिर चाहे यहाँ के बैंक हो, ED हो या फिर कोर्ट। सभी की तरफ से माल्या को हाजिर होने का नोटिस जाने लगा, पर माल्या इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था कि इन कागजों से रुक जाए।